हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे और इसमें गौर किया गया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ठीक है, इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। तो क्या दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बना था। देखते हैं इस मानचित्र में 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर जैसे फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद हो गया, फिर फिरोज शाह कोटला, फिर इधर नीचे में क्या है, हौज खास, सीरी, जहाँपना, देहलाई, कोना, कुतुब मीनार, हौज है, सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, इस तरह से कुछ जगह थे ना। पहले तमाम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य पहले क्या था, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अजमेर के चौहान लोग थे तो जिसको चाहमान नाम से भी जाना जाता है, उनको परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, जो तोमर और चौहान थे उनके लिए राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, बहुत सारे जैन व्यापारी भी रहते थे जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। किस प्रकार के सिक्के? देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, जो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला। अब हम लोग तालिका 1 पर फिर से नज़र डालेंगे और उन 5 वंशों की पहचान करेंगे जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। पहले इसको देख लेते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए और मानचित्र 1 मत देखकर दिल्ली एक कोना, सिरी और जहाँपना को पहचानना। तो हम लोग देख चुके हैं दिल्ली एक कोना और सिरी जहाँपना एक ही लाइन में है ना, ये सब थे। देखते हैं मानचित्र, ये तालिका दिल्ली के शासक का तालिका है। ठीक है, पहले राजपूत वंश अनंगपाल, जो राजपूत वंश का जितने लोग हैं उन सबका यहाँ पर दिया गया है तालिका में। ठीक है, जो दिल्ली में राजपूत वंश के जो दिल्ली राजपूत वंश के शासक थे तोमर अनंगपाल, ये आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ठीक है, ये आरंभिक कब से था? 1165, यानी 1165 से है 1130 और 1145 को 1130 से लेकर 1145 तक रहा। जो चौहान है पृथ्वीराज चौहान, ये 1165 से 1192, कब से? 1165 से 1192, ये पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कितने साल तक रहे? मतलब 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 और शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन यानी 1266 से 1287। इस प्रकार से इन लोगों का राज्यकाल रहा। खलजी वंश के बारे में देखेंगे। 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खलजी
जलालुद्दीन खिलजी यानी 1290 से 1296। जलालुद्दीन खिलजी कब से? 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अब लास्ट में देख रहे हैं 2 है सैयद वंश का खिज्र खान यानी 1414 से 1451 यानी 1414 से 1421 तक। 1414 से 1421 तक। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी 1451 से 1451 से 1526 तक यानी 1451 से 1489 तक ना। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक रहा। और उसमें बहलोल लोधी कितने समय तक रहा? तो 1451 से 1489 तक। इस प्रकार से दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक इन लोगों का शासक रहा। ये लोग शासन किया, दिल्ली का शासक रहा और शासन किया। अब आगे देखते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख यानी एक वचन और तवारीख यानी बहुवचन जो मुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। फ्रेंड्स, कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखे गए थे। अब तारीख की बात करें तो एक वचन होता है और तवारीख का मतलब बहुवचन। ठीक है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख के लेखक कौन होते थे? लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे क्या करते थे? घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये क्या करते थे? ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यहाँ देखते हैं न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता है और सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकता है और वेतन किसान के बिना नहीं चल सकता है ना। किसान इस प्रकार से ये एक चक्र के समान चलता है जिसको क्या बोलते हैं? न्याय चक्र। न्याय चक्र किसने लिखा है? तो ये फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने। इस प्रकार से राजा हो गया, सैनिक हो गया, फिर वेतन हो गया, फिर किसान। इस प्रकार से राजा सैनिक के बिना नहीं, सैनिक वेतन के बिना नहीं। और वेतन कहाँ से मिलेगी? तो वो किसान से मिलेगी। और किसान कैसे रहेंगे? किसान को कैसे किसान का खेती अच्छी होगी कैसे? तभी तो वेतन मिल पाएगा, तभी तो वो राजस्व दे पाएंगे। तो इसके लिए किसान को खुश रखना जरूरी बनता है। नहीं, जब वे खुश और प्रसन्न होंगे तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़वा दे ना। राजा ईमानदार प्रशासन को बढ़वा देंगे तभी तो हो पाएगा। आप देखते हैं ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में जो तवारीख के लेखक होते थे विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे लोग क्या होते थे? तवारीख के लेखक होते थे। वो लोग क्या करते थे? गांव में नहीं रहते थे, शायद लगभग में ही रहते होंगे, ज़्यादातर वो शहर में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, बहुत सारे पैसा वैसा पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। उनके जो ये विचार थे ना कि राजा जन्मसिद्ध अधिकार है, राजा बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और लिंग भेद मतलब स्त्री पुरुष में लिंग भेद जो भेदभाव है उसको आदर्श समाज व्यवस्था में रखने की सलाह देते थे। तो ये विचार बहुत सारे लोगों को नहीं होते थे, सहमत नहीं होते थे।
देखिए, जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जो कुलीन व्यक्ति है तो वो क्या है, कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में उसको मिलता है। ठीक है, ये जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में लिखा गया है, इसका मतलब है। और लिंग भेद का मतलब स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। देखिए, ये समाज और शरीर रचना में अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। कैसे तर्क देते थे? जो अंतर है तो मेल फीमेल में जो अंतर है तो उसके आधार पर उसे समाज में क्या कहते हैं, फीमेल की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे। अब देखते हैं आगे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। फ्रेंड्स, ये वाला लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। और उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने क्या, ठीक है, तो उस समय के कौन सा इतिहासकार था? मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, जबकि जो दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी तो वो सभी भाइयों से श्रेष्ठ थी, तब भी वहाँ के उसके राज दरबार के दरबारी लोग उनको स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश, जो स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार उन्हें नहीं देना चाहते थे, और लास्ट में उन्हें सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा भी दिया गया। देखिए, 1240 में वह सिंहासन पर बैठी, लेकिन 1240 में उसे हटा दिया गया। अब देखते हैं रजिया के विषय में मिनहाज के विचार। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया? मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता। भाई, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? क्या है, ये पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में कि उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, तो इसमें इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जो रजिया ने अपने अभिलेख था और जो सिक्का था उस पर छपवाया है, यानी अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है तो किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, देखिए, उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 का व्यवहार रजिया सुल्तान से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, और महिला शासक थी। कश्मीर की रानी विद्या, देखिए, अब कश्मीर की रानी विद्या जो कश्मीर की रानी विद्या थी वो 980 से 1003, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन, दीदी का मतलब क्या होता है? बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपना प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबंध क्या दिया होगा ना। तो ये एक और महिला कहाँ की थी? कश्मीर की रानी विद्या, जिसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। और जाहिर है ये किसी प्रजा ने, मतलब प्रजा ने ही प्रिय रानी को ये स्नेह भरा शब्द यानी शब्द से संबोधन दिया होगा। तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इसको सुनना है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। जो खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन है
तो उसके बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। जो दिल्ली सल्तनत है तो वहाँ विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वास पात्र यानी विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ठीक है, जो बंदगा है ना, तो ये गुलाम होते थे और इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा, बंदगा कहा जाता है ना। इन्हें इसको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये महत्वपूर्ण कामकाज के लिए इसको प्रशिक्षित मतलब बहुत सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, वो पूर्ण रूप से अपने मालिक पर ही निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। इसीलिए सुल्तान भी उस पर विश्वास करके निर्भर हो सकते थे। अब देख रहे हैं बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो क्या कहता है, जो तकदीर होता है ना तभी अच्छा गुलाम मिलता है, और जो गुलाम अच्छा बन गया और अनुभवी योग्य मिल गया तो वो बेटों से भी बढ़कर होता है। ये बुद्धिमानों का मानना है, कहना है। अब देख रहे हैं आश्रित क्या है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है तो उस पर निर्भर हो, तो संरक्षण में रहता हो और उस पर निर्भर हो, वो क्या हो गया? आश्रित। ठीक है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो खलजी है और तुगलक है तो ये शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को क्या दिए जाते थे? सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। इससे क्या होने लगी? राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन में दिक्कत होने लगी, डिफरेंटता आ गई। और गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। देखिए, जो गुलाम होता था ना अपने मालिक के लिए तो वफादार होते थे, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी होता, जो राजा का उत्तराधिकार होता था, तो उसके लिए वो वफादार नहीं होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। इसके फलस्वरूप क्या होते थे? जैसे ही नए पुराने सरदारों के बीच जैसे ही नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः क्या होते थे? पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की। ठीक है, जो निचले तबके के लोग होते थे, निचले खानदान के लोग होते थे, तो उनके बारे में दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाले थे। फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाग नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। और 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन किया है ना। अब देखते हैं, जो पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे।
जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया तो इसको क्या कहलाते थे? इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। जो इसको संभालते थे तो उसको क्या कहा जाता था? इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इक्ता किसको कहेंगे? जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से फिर से और एक बार दोहराती हूँ ये वाली लाइन। जो पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। और ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता। जो इलाका नियुक्त किया गया तो उसको क्या कहेंगे? इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। जो इसको संभालते थे तो इसको इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे? राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। स्थानांतरण कर दिया जाए, जगह परिवर्तन कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। जो मोहम्मद तुगलक है और अलाउद्दीन खिलजी है, उसके समय यह नियम काफ़ी कठोरता से पालन किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो मुक्ति होते थे, फिर उसके ऊपर एक अधिकारी होते थे जो कर इकट्ठा करते थे, तो उसके लिए और एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिसका मुक्ति लोगों का हिसाब किताब रखा जाए। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्यों द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, उतना ही संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जितने संख्या तय की गई उतने संख्या पर ही सैनिक रखे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए, जैसे खुम्स। एक कर वाला जो शब्द है ना, ये वाला शब्द हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर को क्या कहते थे? खुम्स। इस धन का 1/5 सुल्तान का, 1/5 भाग सुल्तान का और 4/5 सैनिक का होता था, और 4/5 सैनिक का होता था। खुम्स में ना, जो युद्ध में लूटा गया धन होता था उसको 1/5 भाग मिलता था राजा को, और 4/5 सैनिकों का होता था। ज़कात यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था और इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। ठीक है, ये मुसलमानों पर लगाया गया कर था, ज़कात। आगे देखते हैं जजिया। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था और उन्हें इस जिम्मे पर या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। वो क्या करता था? संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। और सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। जो फिरोज शाह तुगलक है तो वो जजिया कर को अलग रूप से संग्रहित किया। और ये स्रोत UND 1959 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तान किताब माल प्रकाशन इलाहाबाद से लिया गया है। अब आगे देख रहे हैं, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत थे तो उन लोगों से
कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। एक तो उसका अधिकार छीन लिया गया, फिर उससे कर भी लेने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय क्या थे? 3 तरह के। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तथा घरों पर, और मवेशियों पर और घरों पर, इस प्रकार से 3 प्रकार से कर लिया जाता था। 3 तरह के कर थे। ये याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, तो दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। देखिए, जो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। ठीक है, यहाँ पर सुल्तान की सेना को पहुँचने में दिक्कत हुई थी, असंभव हुआ था। ठीक है, और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। लेकिन ये कुछ ही समय तक ही रह पाता था। जोर जबरदस्ती का काम कितना तक रहेगा? कुछ ही समय तक नहीं रहेगा। सरदार और उनकी किलेबंदी। जो सरदार है और उनका किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी जो चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो ये मोरक्को निवासी थे, ये मोरक्को से आए थे और अफ्रीकी देश मोरक्को से, यानी 14वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बतलाया है कि जो चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था। जो बांस होता है ना, तो ये पोला नहीं होता था, इसमें क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, खराब नहीं होता था, इस प्रकार के बांस पाया जाता था। ये इब्न बतूता के द्वारा बतलाया गया है। ये बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह के गुत्ते होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। ठीक है, ये आपस में इस प्रकार से गुत्ते हुए थे कि इस बांस में आग भी जल्दी से नहीं पकड़ता था। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। यहाँ की बांस कैसी? काफ़ी मजबूत होते थे। तो सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं और इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। तो इस दीवार के जो बांस होते थे ना, तो उसके दीवार के घेरे में ही मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, उसके अंदर पानी भी उपलब्ध रहता था। ठीक है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। और वहाँ पर जो प्रबल बलशाली सेनाएं थे, तो इसके बिना यहाँ पर क्या सुविधा थी? बड़े बड़े बांस होते थे, काफ़ी मजबूत होते थे। उसके अंदर मवेशी अपना फसल रखा जाता था, उसके अंदर पानी भी होती थी। तो इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और जो उन्हें प्रबल बलशाली सेना होंगे वही हरा पाएंगे, नहीं तो नहीं हरा पाएंगे। इस प्रकार से बतलाया है इब्न बतूता ने। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालते थे। ठीक है, तो ये सेनाएं कैसे होते थे? जो जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किया गया जो विशेष औजार होते थे, तो उससे बांसों को काट डालते थे। अब देखेंगे, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियानी आधुनिक उज्बेकिस्तान, तो ये क्या है, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। किसने? चंगेज खान ने। 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया, यानी उत्तर पूर्वी ईरान में आधुनिक क्या है, उज्बेकिस्तान। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। इसके बाद ही कुछ समय के बाद ही तो दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा, उसका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के
शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। जो अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद तुगलक हैं, तो उसके शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के अटैक बढ़ते गए और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इससे मजबूर होकर क्या किए, वो दोनों सेनाओं ने विशाल स्थानीय सेना को खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। देखिए, ज़्यादा सेना होंगे तो उसको संभालना भी तो मुश्किल होगा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखना है और आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। जो 1526 है तब तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का ही राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और इनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। देखिए, जो छोटे थे लेकिन वो शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसा शेर शाह सूर यानी 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की तो वह आगे चल के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया और मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। देखिए, इसका जो शासन था तो वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो नियम था, जो तरीका था, उसको अपनाकर वो अपने आप को और मजबूत बना लिया। महान सम्राट अकबर 1555 से 1605 तक 1556 से 1605 तक ये महान सम्राट अकबर की बात है। जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, महान सम्राट अकबर, ये कौन थे? महान सम्राट अकबर ना। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जो महान सम्राट अकबर है इन्होंने क्या किया, 1556 से 1605 तक जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया गया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले चैप्टर समाप्त हुई और फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।